आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रजिस्टर। देखो अभी तक क्या डिस्कस किया था कि अभी तक हमने जाना था कि कैसे ओम्स लॉ क्या करता है कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपने करंट के रिलेशन को बता रहा होता है, और कुछ कांस्टेंट टर्म होती हैं जो क्या करती हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती हैं और एक मैग्नीट्यूड में अपन को डिफरेंस प्रोवाइड करवा देती हैं, किसके, वोल्टेज और करंट के। ठीक है, कैसे करंट जो है वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के वेरी करने से सर्किट में जो करंट की सप्लाई है वो वेरी करती है। ठीक है, और कैसे जो है इसमें जो रेजिस्टेंस जो है इनके अलग अलग मटेरियल की जो वैल्यूज़ होती हैं रेजिस्टेंस के अंदर वो अलग अलग जो है वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, अलग अलग मटेरियल में जो है अलग अलग जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती हैं। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मटेरियल्स के अंदर किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती हैं, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है मटेरियल्स के अंदर किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, बताओ बेटा रितु। क्यों ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग जो है रेजिस्टेंस होता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अलग-अलग मेटल में मतलब रेजिस्टिविटी होती है ना, तो मतलब रेजिस्टेंस हर एक मेटल का अलग-अलग होता है। तो क्या था कि ना कुछ जो मैटर थे देखो कुल मिलाकर के इसको डायरेक्टली रिलेट करना है, जो हमने डिस्कस किया था क्या कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर जो एटम का अरेंजमेंट है कुछ ऐसे रहता है। देखो कुछ ऐसे एटम्स का अरेंजमेंट इनमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनके आउटर सेल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। अब सभी मटेरियल्स में क्या है ना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी मटेरियल्स में एक तरह बिहेव नहीं करते, बिल्कुल एक जैसे बिहेव नहीं कर रहे होते। ये अपनी ऑर्बिटल में अलग अलग एनर्जी पर अपने ऊपर एक्वायर करके रखते हैं, अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल अपने ऊपर एक्वायर करके रखते हैं। सपोज करो कि अपन ने किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाई, सपोज डैट के अपन ने किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराई। ठीक है, अलग अलग जैसे अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैंने ये कंडक्टर बनाया इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम्स का अरेंजमेंट है, मैंने ये कंडक्टर बनाया तो इसके ऊपर मतलब आउटर में मोस्ट सेल में क्या है कि कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होगा। अब मैंने क्या किया कि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाई मैंने, और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया मैंने फ्री टू फ्लो होने के लिए अलाउ करवाया। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी न्यूक्लियर चार्ज से, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज से बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे तो उतना ईजिली ये फ्लो नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना, उतना ईजिली ये फ्लो नहीं करेंगे। और इनका एक डेफिनेट एनर्जी लेवल जो रहता है ना, अगर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो सप्लाई है उन एनर्जी लेवल को अगर रीच नहीं करेगा तो ये फ्लो नहीं कर रहे होंगे। और जिनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें फ्लो नहीं हो पा रहा होता है वो कंडक्टर नहीं होते, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर ईजिली फ्लो हो रहा है तो वो अपना क्या बन जाएगा बेटा, कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, ईजिली फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर 11th क्लास में एक टॉपिक आएगा बैलेंस बैंड, उसमें आपको इसको और अच्छे से क्लियरली बताया जाता है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों को कुछ एनर्जी दे करके थोड़ा बहुत अपन जो है फ्लो करा पा रहे हैं, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो ही नहीं रहा है, एनर्जी देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो वो अपना इंसुलेटर की तरह बिहेव भी कर सकता है। अपना इंसुलेटर की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। तो ये अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ ने जो बात आई थी हमारी V = IR, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मेन हमारा डिस्कस करने का है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। मतलब किसी सर्किट में रजिस्टर्स एक सिस्टम में अरेंज हैं, समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पर लगे हुए हैं। जो रजिस्टर्स हैं ना, जो रजिस्टर्स हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे हुए हैं किसी सर्किट में। अब ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स सीरीज में भी लगे हो सकते हैं, पैरेलल भी लगे हो सकते हैं, पैरेलल प्लस सीरीज में भी लगे हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमको इक्विवेलेंट रजिस्टर्स जो है निकालना होते हैं,
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद ओम्स लॉ का यूज़ करके हम वहाँ पर कितना वोल्टेज सप्लाई हुआ, कितना करंट सप्लाई हुआ, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, पहली बात तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ रजिस्टर्स अरेंज करके हम जो है एक नया सर्किट बना सकते हैं, उसमें अपने अप्लायंसेस हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी अप्लायंसेस हमें अपने डेली यूजेस में हमको जो है ऑपरेट करना है, हम इन रजिस्टर्स को सीरीज़ में या पैरेलल अरेंज करके हम अपने भी कोई भी इक्विपमेंट है या भी जो भी सिस्टम हमें चलाना है हम चला सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो इसमें जो पहला टाइप जो बनता है ना, वो बनता है हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, रजिस्टर्स इन सीरीज की अगर अपन बात करते हैं तो चलो मैं एक पूरा सर्किट बना ही देता हूं आपके लिए। वी वोल्टेज की जो है सप्लाई हो रही है, यहाँ वी वोल्टेज अपन ने प्रोवाइड करवा दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन को करने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लो। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा ना हमारा, जो इसका इक्विवेलेंट, हम क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब देखो इस पे R1 रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पे R3, तो R1 R2 R3 हमने अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या जो भी अप्लायंसेस यूज़ किए होंगे उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग रही होगी। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इसको R1 R2 और R3 अपन ने कैलकुलेट किया है। अब ये इन तीनों से हम क्या कर लेंगे, एक R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, उसको करने की कुछ टेक्निक ये है कि हमें एक चीज़ याद रखना है कि जितना मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया है, जितना यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोवाइड करवाया है, उतना ही वोल्टेज ये अप्लायंसेस यूज़ करेंगे अपने को ऑपरेट करने में। समझ रहे हो ना, उतना ही वोल्टेज ये अप्लायंसेस यूज़ करेंगे अपने आप को ऑपरेट करने में। ठीक है, तो द समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एट R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस will equal to the total voltage provided by the source। समझ में आ रही है ना, एक बार और सुन लो। the summation of voltage drop at R1 R2 and R3 resistance is equal to the voltage, और कह सकते हैं कि potential difference provided by our source। it may be battery और cell। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये अपना, कि तीनों पे जो भी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है वो V1 हुआ होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा वो V2 हुआ होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा वो V3 हुआ होगा। तो इन तीनों का सम और इस वोल्टेज का जो अपन ने प्रोवाइड करवाया, इनका सम ऑलवेज क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ठीक है, तो इक्वेशन अपन लिख सकते हैं इसी बात को कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, या ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं वी नो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, देन V1 इज इक्वल टू IR1। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे ना तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो तीनों रेजिस्टेंस पे सेम रहेगा। जो भी करंट फ्लो होगा ना वो तीनों रेजिस्टेंस पे शो होगा। मैं अलग से शो कर देता हूं, I करंट is equal to all या at all resistance।
आई करंट फ्लो इक्वल एट ऑल रजिस्टर्स। ठीक है बेटा, कि जो आई करंट होगा ना वो इक्वल फ्लो करेगा सभी रजिस्टर से। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद में तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन हो गया, V2 इज इक्वल टू आई आर टू हो गया, और V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई है ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहीं साइड में कर देते हैं। इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये टोटल वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये जो V बनेगा वो आई आर इक्विवेलेंट से बनेगा, इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई से जी सारे आई कट जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया मेरा बच्चे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इससे हमको क्या मालूम पड़ गया कि कभी भी कोई न्यूमेरिकल में हमको अगर सीरीज वाली कंडीशन दी हुई है तो हमें ड्राइव नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि उसमें जो रेजिस्टेंस होंगे उन सब का सम हमारा आर इक्विवेलेंट के इक्वल रहेगा। ओके, समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया बेटा रितु। चलो ठीक है, अब दूसरी बात जो इसमें याद रखने की है वो ये है, देखो एक तो अपन ने जो आई करंट विल इक्वल एट ऑल रेजिस्टेंस ये याद रखने का था, बता दिया। ठीक है, वोल्टेज जो ड्रॉप होंगे वो इक्वली ड्रॉप होंगे ये बता दिया अपन ने। ठीक है, और ये कि डेरिवेशन अपन ने कर लिया, जिसमें अपन ने V की वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पे V1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिया, V2 की वैल्यू यहाँ से उठाया, ये अपना V2 होगा बेटा, V2 की वैल्यू उठा गया यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद में V3 की वैल्यू उठाया यहाँ पुट किया, और आर इक्विवेलेंट मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, न्यूमेरिकल लगाना है इसका एक। ठीक है, सॉल्व करेंगे अपन। चलो एक और चीज़ है कि ये जो वोल्टेज होंगे ना, ये अगर देखो रेजिस्टेंस अलग अलग ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा। ठीक है, और कुछ बताने का इसमें बचा नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको जो है अपना पूरा क्लियर कर लेंगे। इसको रफ कर दे बेटा। ठीक है बेटा, तो ये अपना क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि देखो एक कोई सप्लाई है, हाँ क्या है, ठीक है, और रेजिस्टर्स का जो मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 30 ओम, और जो करंट आ रहा है वो 0.4 एम्पियर आ रहा है, और जो तीनों का वोल्टेज आ रहा है अलग अलग रेजिस्टर का, पहले का आ रहा है 2 वोल्ट, सेकंड का 4 वोल्ट, थर्ड का 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि देखो एक सर्किट है, समझ लेना, एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। टोटल जो सप्लाई जो वो पावर दी गई है वो 12 वोल्ट की दी हुई है। उसके बाद में हमें कैलकुलेट क्या करना है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लग रहा होगा। उसके बाद में द करंट डेट फ्लो इन द सर्किट, कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, और द पोटेंशियल डिफरेंस एज अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। ठीक है, ईच रजिस्टर्स। ठीक है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। डायग्राम आपको मैंने पहले से ही दिखा रखा है। ठीक है, तो हमें ये क्या क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है कितना 5 ओम, R2 कितना दिया हुआ है बेटा 10 ओम, और R3 कितना दिया हुआ है 15 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 ओम। अपना जो आर इक्विवेलेंट आ गया। इसके बाद में क्या निकालना है अपन को, इसके बाद में फाइंड आउट करना था कि इसका इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई सीधे से ओम्स लॉ से, वाई ओम्स लॉ से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा V अपॉन आर। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यूज करना है, V दिया हुआ है 12, आर कितना आ गया अपना 30। ठीक है, तो ये अपनी आई करंट की सप्लाई है। हाँ, तो 0.4 एम्पियर कुछ सप्लाई आई। ठीक है बेटा, 0.4 एम्पियर कुछ
सप्लाई आई, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना 0.4 एम्पियर करंट आ गया इसको सॉल्व करने के बाद में। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना था कि V कैलकुलेट करना है एट ईच पॉइंट, तो यहाँ पर V कैलकुलेट करके दे दो भाई। देखो V1 कितना हो जाएगा अपना, V1 हो जाएगा IR1, I 0.4 है, ये 5 है, मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 वोल्ट V1 हो गया। V2 कितना हो जाएगा अपना 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। V3 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ जाएगा, ये अपना 6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको मतलब ये था कि सॉल्व करने के लिए पूरा फॉर्मेट में लिखने के लिए अपन को टाइम लगा, बल्कि देखने पे तो देखो क्वेश्चन पढ़ते ही इसको आंसर लगाना था। अगर ये क्वेश्चन MCQ बेस्ड होता तो इसको मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में सॉल्व करना था इसको, जो है इतना सिंपल इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है इसमें, यार कोई खास नहीं है, चलो अपन एक दूसरा इसका टाइप है वो और पढ़ लेते हैं जल्दी से। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और सुन लो। देखो डिसएडवांटेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और सुन लो कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं, सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करता हूं, सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करता हूं, तो मुझे सोचने पे मालूम पड़ रहा है कि कहीं भी अगर कोई सर्किट ब्रेक होता है, अगर कहीं भी सर्किट ब्रेक होता है तो मेरे सारे अप्लायंसेस रुक जाएंगे, सारे अप्लायंसेस रुक जाएंगे चलना, ठीक है। आगे जितने भी रेजिस्टेंस में लगाऊंगा वहाँ तक मेरा करंट ही नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि इक्वल करंट ट्रेवल करता है, ठीक है। सबसे और दूसरा कि हम जानते हैं कि सारे के सारे जो रजिस्टर्स होते हैं, सारे के सारे रजिस्टर्स होते हैं, इनके अपने अलग अलग रेजिस्टेंस ये जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप भी रखते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि ये उसी रजिस्टेंस में एक हाई वोल्टेज वाला यूज़ कर रहा हूँ, हीटर टाइप कुछ, वहीं छोटा सा बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट द बल्ब एंड द हीटर इन अ सीरीज साइमल्टेनियसली बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट द प्रॉपरली। समझ रहे हो, मतलब क्या है कि अगर मैं सीरीज में और करंट में बल्ब और हीटर को एक दोनों को यूज़ करता हूँ, तो हम जानते हैं कि देखो बल्ब को चलने के लिए इतना करंट नहीं चाहिए, वहीं हीटर ज़्यादा करंट चाहता है, तो मतलब पॉसिबल कर देंगे ले दे करके, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, समझ रहे हो ना, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, बल्ब को और हीटर को एक सीरीज़ में अपन लगा सकें। अब इतनी सारी समस्याएं, किसी ने बड़ी परेशानी खड़ी करके नहीं से क्या किया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ़ अप्लायंसेस जला तो दिए, लेकिन क्या होता है कि जब शुरुआत में हम दिमाग चलाते हैं तो थोड़ा सा कम चल पाता है। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए फिर पैरेलल वाली भी बातें पढ़ाई करना पड़ती हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो ये और पढ़ते हैं अपन कि रजिस्टर्स इन पैरेलल। सेकंड टाइप क्या है बेटा मेरा, रजिस्टर इन पैरेलल्स की अगर बात करते हैं तो देखो जो भी मेरे पहले सीरीज़ में दिक्कतें आ रही थी वो यहाँ पर क्या कर दी गई, कम कर दी गई, मतलब फुलफिल की गई उन चीज़ों को। कि मैं चाह रहा था कि मेरे को क्या है कि ना अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करवानी है कि सर्किट में, मतलब उससे मैं हीटर भी जलाऊँ, उससे मैं बल्ब भी जलाऊँ, तो ये सारी चीज़ें हमने इससे मतलब पॉसिबल करवा पाए, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका बढ़िया सा, आप लोग भी बनाना। देखो क्या है कि ना थ्योरेटिकल है चीज़ें, और थ्योरेटिकल है ना तो फिर पेन चलाना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ये मैंने इसमें 3 रजिस्टर्स प्रोवाइड करवाए, R1, R2, R3, ठीक है। ये 3 रजिस्टर्स जो है मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब ठीक है, ये अपना सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में अपन आई करंट जो है इसमें फ्लो करेगा, लेकिन एक चेंज इसमें मेरा I1 करंट फ्लो करेगा, इसमें मेरा I2 करंट फ्लो करेगा, इसमें मेरा I3 करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। अपना इसमें I1, I2, I3 अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग करंट यहाँ पे हम फ्लो करवा सकते हैं।
कोई भी किसी सप्लाई में मेरा करंट अगर रुकता है तो मेरी बाकी की 2 सप्लाई जो है अपनी फ्लो करती रहेंगी। चलो ठीक है सर। और दूसरी बात इसमें जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, पहले हमने क्या किया था कि जितना मैंने वोल्टेज वहाँ से सप्लाई कराया वो वहाँ सीरीज़ में क्या कर रहा था, V1 पे ड्रॉप हुआ, V2 पे ड्रॉप किया, फिर V3 पे ड्रॉप किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ वहाँ का अपोजिट हो रहा है। जितना वोल्टेज ये टोटल जो मेरा वोल्टेज होगा ना इन पे, जैसे यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, तीनों पे V क्या रहेगा मेरा बेटा, एक सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। इस केस में V सेम रहने वाला है। ठीक है, तो फिर हम सर कैसे इसका डेरिवेशन बनाएंगे, कैसे इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो समझ लो कि जो इस केस में जो मेरा आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ ना, वो कैसे निकलता है, तो समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस, कि डिफरेंट रेजिस्टेंस का अपन रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो अपना आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट की बात क्या है कि जो मैं आई करंट यहाँ से फ्लो करा रहा हूँ, जो मैं आई करंट यहाँ से जो है फ्लो करा रहा हूँ, वो क्या होगा, इन तीनों करंट के समेशन का इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमको पूरा डेरिवेशन कर देना है। ठीक है बेटा, कि जो आई करंट में यहाँ से फ्लो करा रहा हूँ वो I1, I2, I3 तीनों से क्या कर जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा तो तीनों के सम से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा I जो होगा ना वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। ठीक है, बस इसमें ओम्स लॉ लगा देंगे हम। I इज इक्वल टू क्या होता है अपना बेटा, I इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है बेटा, तो इसको पुट कर देंगे हम, V अपॉन R इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है बेटा, तो कॉमन ले लेंगे अपन V को सामने से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट जाएगा। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ही आए, वो डेरिवेशन भी दे सकता है कि ड्राइव द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है ना, तो अपना क्या निकल के आया फाइनली, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, तो अपना फाइनली क्या निकल के आया बेटा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ से अपन R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे और R इक्विवेलेंट का यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर सर्किट में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा भी हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है। बस ये है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, और जो क्वेश्चंस है ना जितने सिंपल मैं करा रहा हूँ उतने नहीं आने वाले हैं। अभी मैं इसके बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी कराऊंगा, 12th लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो आप समझ में आ गई बात, करना पड़ेंगे बेटा उसको। हमारा जो माइंड है ना पढ़ाई में, इसका एक सिंपल सा नेचर है हमारा, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे हमारी डेली लाइफ में हो, माइंड को जो चीज़ ज़्यादा परेशान करती है उसको वो उतना लंबे समय तक याद रखता है, समझ रहे हो। तो अपन को जो है प्रैक्टिस करानी है, इस माइंड से मेहनत करवानी है। ठीक है, इसको इतना इजीली नहीं जाने देना है, समझ रहे हो ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को तुम लंबा याद रख पाओगे। ठीक है बेटा, रब कर दूं। अब जैसे कि जे इसी को मत छाप आना, कुछ होता है जो तुम्हारे उसमें ऑल इन वन में दे रखा है कि व्हेन 2 or more registers are connected simultaneously between the 2 point each other and then they are said to be connected in parallel combination, they are following diagrams representations given below। सब अपन को वहाँ परोसना है, समझ रहे हो ना बात। ये तो मैंने सिंपल डेरिवेशन कर दिया, इससे अकेले से काम नहीं चलेगा। चेक करने वाला चाहता है, वो कहता है ना दिल मांगे मोर, चेक करने वाले का भी दिल मोर मांगता है, तभी वो नंबर देता है। तो अपन को क्या है कि ना अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा के देना है वहाँ पर,
समझ रहे हो ना? हो गया? जो पढ़ाई होती है ना, सुनो, जो पढ़ाई होती है ना, ये सिर्फ तुम्हारी होती है। इसको ना मम्मी, ना पापा, ना तुम्हारे टीचर, इसको कोई तुमसे ले नहीं सकता है। जितनी ज़्यादा अभी सीख लोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। और कोई भी तुमसे ये चीज़ छीन नहीं सकता, समझ रहे हो? चाहे वो कितना भी एफर्ट लगा ले। जो तुम्हारे अंदर जितनी पढ़ाई अभी सेव हो गई, जितना तुमने नॉलेज अपने अंदर सेव कर ली, उतना आपका फ्यूचर सिक्योर है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करोगे। अपनी प्लानिंग अभी से करना स्टार्ट करो, क्योंकि क्या है कि जैसा कंपटीशन चल रहा है कि एक ही जो तुमने ड्रीम देखा है ना, उसके लिए लाखों बच्चे ड्रीम देख के तैयारी करना चालू कर चुके हैं। तो अपन को भी जो है ना कि स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? 10th क्लास के ऐसे बच्चे भी होते हैं जो IAS की क्लासेस में जाके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो 23 और 24 साल की उम्र में बन भी जाते हैं, समझ रहे हो? तो अपन को अभी से स्टार्ट करना ये सब चीज़ें। चलो स्टार्ट करते, क्वेश्चन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मैंने डेरिवेशन के साथ ही फील करा दिए कि वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है, फिर जो आर इक्विवेलेंट होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होता है। ये सब अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन आवर डेली लाइफ, तो ये तो अपन को पता ही है कि हाईली यूजफुल इन सर्किट होता है अपनी डेली लाइफ में। जैसे डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। जो चीज़ें वहाँ डिसएडवांटेज बन रही थी, वो यहाँ एप्लीकेशन बन गई, समझ रहे हो ना? जो चीज़ें वहाँ डिसएडवांटेज बन रही थी, मतलब कि ना हम वहाँ पर हीटर और बल्ब को ना एक ही सर्किट में नहीं जला पा रहे थे, यहाँ जला सकते हैं। यहाँ I1 करंट हम क्या कर सकते हैं, हीटर को पहुँचा सकते हैं। वहीं एक डेफिनेट कैलकुलेटिव I2 करंट हम जो है किसको पहुँचा सकते हैं, हम डिफरेंट किसी बल्ब को या फिर ऐसे किसी अप्लाइंसेस को जिसको कम करंट की रिक्वायरमेंट है, उसको जो है हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है? और दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन सर्किट डिवाइड द करंट अमॉन्ग कंपोनेंट। तो इसने क्या करा कि करंट को एक डेफिनेट अमाउंट में डिवाइड कर दिया अलग अलग कंपोनेंट्स में, ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ बढ़िया तड़कता हुआ, मस्त सा क्वेश्चन। कौन सा करवाऊँ तुमसे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब अपन को पहचानना कैसे है, कहाँ सीरीज लगाना है, कहाँ पैरेलल लगाना है, ये सब चीज़ें सीखेंगे अब अपन। नहीं कर रहा, ठीक है? ये ऐसा कोई डायग्राम दिया हुआ है, ये अपना R1 है जो 3 ओम है, ठीक है? ये अपना R2 है जो 3 ओम है, R3 भी मेरा 3 ओम दे रखा है, R4 भी अपना 3 ओम दे रखा है, और R5 भी 3 ओम दे रखा है, ठीक है? निकालो इसमें क्या, R इक्विवेलेंट। चलो लगाओ दिमाग बेटा। चलो
देखो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। यहाँ से अपना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हम क्या निकाल लेंगे, एक आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे पहले, जो किसके बराबर आएगा मेरा, R2 और R3 के सम के बराबर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा वो अपना कि 6 ओम आ जाएगा सर। तो ये अपना क्या निकल आया, इतने वाले हिस्से का आर इक्विवेलेंट निकल आया, जो किसके पैरेलल है, जो किसके पैरेलल है, इस R4 के पैरेलल है। ठीक है, दोनों को पैरेलल रखना है। हाँ, अब ये अपना R डैश से रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, अब R डबल डैश निकाल लेंगे अपन, डबल डैश मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, R इक्विवेलेंट डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये सॉरी इधर कर देते हैं अपन इसको सॉल्व, 1/R में निकलेगा ना ये तो बेटा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक तो ये 1/6 ओम और प्लस 1/3 ओम। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया ये अपना 1/2 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आया जी अपना R डबल डैश 2 ओम के बराबर आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो भाई ये आ गया, ये आ गया, तो इस पूरे का पैरेलल निकाल लिया अपन ने। अब ये और ये R इक्विवेलेंट डबल डैश और ये तीनों किस में है, सीरीज़ में है कि नहीं है, तीनों सीरीज़ में वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो अपना फाइनल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अपना। ठीक है, एक तो ये आ गया अपना, तो फाइनल कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट अपना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R इक्विवेलेंट डबल डैश प्लस R5। सीरीज़ में है ना तीनों, ये पूरा सर्किट एक सीरीज़ में। देखो यहाँ से आई करंट गया और यहाँ पे जब निकला वो भी आई करंट है। देखो यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया कि इस पर I2 करंट फ्लो कर गया होगा, या I1 करंट, I1 I2 करंट फ्लो कर गए होंगे। ठीक है, तो जी अपना R1 R2 R3 सपोज करो कि ना मैंने यहाँ पे ये I करंट यहाँ से फ्लो हुआ, स्टार्ट हुआ, एक I1 पार्ट इधर निकल गया हुआ, एक I2 पार्ट इधर निकल गया हुआ, यहाँ भी अपना I करंट निकला हुआ यहाँ से, लेकिन ये तब दोनों आगे मिलकर नीचे फिर से I की फॉर्म में चेंज हो गए होंगे क्या नहीं। तो मतलब I, ठीक है, ये चला गया, मैंने मान लिया कि इस पूरे पे भी मतलब जो I यहाँ से इस पूरे पे चला होगा वो कितना चला होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 चला होगा, चला होगा कि नहीं चला होगा, चला होगा ना। देखो यहाँ से आई गया और इसके अंदर इस पैरेलल जो मैंने बनाया, ये अपना पैरेलल क्या बना मेरा, इन दोनों का सीरीज और उसका इक्विवेलेंट निकाला मैंने इससे इस तरीके से। तो R डबल इक्विवेलेंट में जो करंट चला होगा, R डबल इक्विवेलेंट में जो पैरेलल सर्किट जो चला उसमें जो करंट चला होगा वो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 चला होगा। तो मतलब फाइनली मेरा निकलेगा बाहर, तब भी I करंट ही निकलेगा ना। ड्रॉप क्या करता है, वोल्टेज करता है, ड्रॉप क्या करता है अपना, वोल्टेज करता है। समझ में आ रही है ना, रेजिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ कम होती है तो वो वोल्टेज होती है, करंट अपना फ्लो करता है इक्वल। ठीक है, तो आई करंट यहाँ आ गया, तो देखो इस पे भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इस पूरे सर्किट पे भी आई करंट फ्लो हो रहा है और R5 पे भी अपना आई करंट ही फ्लो कर रहा है। तो आई क्या रहा, सीरीज में वो सेम करंट फ्लो हुआ, सीरीज बन गई ना। देखो इस पैरेलल वाला जो मैंने पूरा R इक्विवेलेंट बनाया, ये पूरा जो जोन मैंने क्या बनाया, R इक्विवेलेंट बना दिया ना मैंने, ये पूरा जोन R इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया ना मैंने। तो ये R1 पर भी मेरा 3 ओम चला, ये मेरा R1 पे भी 3 ओम चला। ठीक है, R1 3 ओम रेजिस्टेंस था, ये पूरा जो जितना भी ये अंदर ये सप्लाई हुई थी, इससे मैंने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, जिसमें I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा था, जो I के बराबर था, अपने आप में पूरा है तो I के बराबर ही था वो, और यहाँ भी I। तो R1 और R डबल इक्विवेलेंट और R5 पे तीनों पे I करंट ही फ्लो हुआ, तो तीनों सीरीज बन चुके हैं। तो सीरीज से हमने इसको ऐसे निकाल लेंगे, R1 कितना आ गया मेरा, 3 ओम आ गया, प्लस R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा, कि सर ये डबल इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया था, 2 ओम निकाल लिया था, कितना निकाल लिया था बेटा मैंने, 2 ओम, प्लस R5 कितना हो गया बेटा मेरा, 3 ओम हो गया। तो R इक्विवेलेंट मेरा नेट कितना निकल गया, 8 ओम। ठीक है, कितना निकल आया बेटा ये मेरा, 8 ओम निकल आया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अपना आंसर बन गया।
ये चीज़ समझना होगी, इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लो। हम कैसे बड़े बड़े सर्किट में पहचानेंगे कि कौन सा सर्किट मतलब पैरेलल है या कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हुआ है, कौन सा सीरीज में लगा हुआ है। तो दिमाग लगाना है, आई को पहचानना है कि देखो सीरीज में क्या होता है, आई करंट सेम फ्लो करता है। सीरीज में क्या होता है कि आई करंट सेम फ्लो करता है, तो इसमें आई फ्लो कर रहा है सेम। जो मैंने जो पैरेलल जो सॉल्व किया, देखो यहाँ से आई करंट ब्रेक हुआ तो हमने पहले इन दोनों पे देखो आई करंट, इस पे भी I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस पे भी I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस पे भी I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस पे भी I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों को सीरीज माना, सीरीज से एक R इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब वो R इक्विवेलेंट इसके पैरेलल वर्क कर रहा था, तो मैंने एक और डबल R इक्विवेलेंट निकाल लिया R डैश। ये पूरे के पूरे में I करंट ही फ्लो किया, समेशन ऑफ करंट तो I1 और I2 रहा था, तो इन दोनों में तो I और I करंट ही फ्लो किया। ठीक है, तो इस पे भी आई करंट फ्लो हुआ, इस पे भी अपना इस पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे भी आई करंट फ्लो हुआ, और इस पे भी। तो यहां से मुझे मालूम पड़ा कि जहां जहां मेरा आई करंट फ्लो हुआ है वो सीरीज बन चुका है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, आई करंट फ्लो करता है। सीरीज में सारा जो करंट होता है वो हमेशा इक्वल फ्लो करता है। वहीं जहां मुझे दिखा के पैरेलल हो चुका है वहां मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया। ध्यान से ये देखना है कि यहां से ये I1 में ब्रेक हो गया था, यहां से मुझे I2 में, क्या ये I2 आगे जाकर कहीं ब्रेक हुआ, या फिर इस I2 पे कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। I2 पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो दोनों का सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा करके दोनों का सम करके R इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने। तो ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ I1 पर R एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर मैंने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक इक्विवेलेंट निकाल लिया। एक इक्विवेलेंट निकालने के बाद में मैंने देखा कि इसमें भी टोटल करंट I फ्लो हुआ, जो ये R इक्विवेलेंट है इसमें भी टोटल करंट I फ्लो हुआ, और ये अगला लगा हुआ उस पर भी I फ्लो। तो ये तीनों क्या बन गए, अब सीरीज बन चुके होंगे, तभी ये इन तीनों पे I करंट ही फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है पूरा अपन ने सॉल्व किया। अपन को क्या करना है, ऐसा एक क्वेश्चन लेना है जिसमें आने वाले 10 क्वेश्चन निचोड़ कर जाएं। समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन कोई ऐसा सॉल्व करो जिसमें 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बने हुए हों, जिससे क्या हो कि एक ही क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन को निचोड़ दें। ठीक है, इफिशिएंट स्टडी को प्रेफरेंस दो। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो कि जो 100 के बराबर हो। सिंपल करोगे, जो चीज आ रही है उसमें मतलब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, निचोड़ वाले सवाल सिलेक्ट करो और उन पे वर्क करो, जिससे क्या होगा, माइंड की एक्सरसाइज होगी और वो कुछ अलग सोचेगा सवालों को लेकर के, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितनी भी उलझने होंगी ऐसे क्वेश्चन भी निकल के आएंगी। तो कल की क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसके ऐसे मुझे दिखाओ करके, या तो वो RS अग्रवाल में हो या फिर कहीं भी हो। कोई भी डाउट हो तो तुम्हारा ग्रुप है उसमें डाल दो कि सर इसको क्लास में डिस्कस करवा देना। ठीक है, चलो तो आपकी क्लास अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।